नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हिंदी की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, वो क्लास 3 होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों हम शब्द विचार यानी कि शब्द भेद के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने उपसर्ग को पढ़ लिया है, प्रत्यय को भी पढ़ लिया है, उपसर्ग पढ़ लिया है, प्रत्यय पढ़ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वाक्य, कारक और वाच्य से संबंधित रहने वाला है, क्योंकि हम एक एक क्लास में कम से कम 3 से 5 टॉपिक कवर करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो प्रीवियस जो मैंने पीछे आप लोगों के लिए वीडियो डाली है, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने बहुत ही डिटेल में चैप्टर को कवर किया हुआ है। चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ से दोस्तों कारक और वाच्य के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक हमने क्लास 2 में कंप्लीट कर ली है। तो उस क्लास को आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ भाई, चलिए भाई शुरू करते हैं हम पहले कारक एवं वाच्य। टॉपिक हमारे 2 हैं, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं दोस्तों, है ना। पहले हम समझेंगे कारक किसे कहते हैं, उसके बाद हम समझेंगे वाच्य क्या होते हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। देखिए, वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है ना। कारक को समझने की कोशिश करिए। पहला हमारा जो टॉपिक है कारक है, दूसरे नंबर पे हम समझ लेंगे वाच्य को, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा है वे शब्द जिनका संबंध क्रिया से होता है कारक कहलाते हैं। कारक को परसर्ग भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कारक को हम क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। हाँ, चलिए। हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों? 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो ऑप्शन आपको दे देगा 6, 7, 8 या 9। 9 किस में होते हैं? 9 का भी विकल्प आपके सामने होगा, तो 9 संस्कृत में होते हैं। हिंदी में हमारे 8 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर रखनी है ये वाली बात आपको। अच्छा, अब हम समझते हैं दोस्तों कि वाच्य क्या होता है, ठीक है ना। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह पता लगे कि वाच्य कर्ता, कर्म, भाव में किसकी प्रधानता रखता है। जैसे कि आपने 10th 12th में अगर आपको ध्यान हो तो आपने पैसिव वॉइस पढ़े होंगे। पैसिव वॉइस को आप अच्छे से जानते हैं, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करके पढ़ते थे हम, है ना। कुछ उसी तरीके से है दोस्तों, कुछ उसी तरीके से नहीं, ये वही है ना। इसको हम आज हिंदी में पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। यहां से समझते हैं दोस्तों कारक को। ये कारक आप बहुत अच्छे से समझते भी होंगे अगर आपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की होगी तो। चलिए, कारक दोस्तों हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 कर्म, नंबर 3 करण, नंबर 4 संप्रदान, नंबर 5 अपादान, नंबर 6 संबंध, नंबर 7 अधिकरण और नंबर 8 होता है दोस्तों हमारा संबोधन। इनकी विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं, जिसे हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, करण का मतलब होता है से या द्वारा, है ना। एक कारक का एक से ज्यादा भी परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हो सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। संप्रदान के लिए देख लेते हैं। संप्रदान का होता है को के लिए, अपादान का होता है से, संबंध का होता है का, की, के, रारी, रे, है ना। इस तरीके से होगा इसका। अधिकरण में होता है में और पर, संबोधन में होता है दोस्तों हे और अरे। संबोधन का मतलब हम किसी को जब पुकारते हैं, संबोधित करते हैं तो, ठीक है ना। अच्छा, अब कई बार क्या होता है दोस्तों, ये विभक्ति चिन्ह तो हमें दे दिए, लेकिन हमें कई बार ऐसा होगा कि वाक्य में विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें उसकी संभावना बनानी पड़ेगी। इसका मतलब है क्रिया का संबंध कर्ता से होना चाहिए। कर्ता का मतलब क्या है? क्रिया का संबंध कर्ता से होना चाहिए। वही क्या होगा? कर्ता कारक होगा। राम पढ़ता है, तो पढ़ता कौन है बच्चा? राम पढ़ता है। तो पढ़ने का संबंध किससे हो गया यहाँ पर? कर्ता। राम क्या है यहाँ पे? कर्ता है सर। राम क्या है? कर्ता है। बात समझ गए? भले ही इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे विभक्ति चिन्ह कहाँ आया है ना। लेकिन हमने तो ये पता है ना, हमें तो इसकी डिटेल में समझना है। हमें सिर्फ इनको याद नहीं करना, इनसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। अगर आप सिर्फ विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के ही भरोसे रहेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ विभक्ति चिन्ह कहाँ आया, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? कर्ता का मूल भाव समझना पड़ेगा। कर्ता का मूल भाव क्या है? कर्ता कारक वह कारक होता है सर, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, राम पढ़ता है, आप समझ गए? हाँ सर। पढ़ता कौन है? राम पढ़ता है।
किसी काम को संपन्न कौन कर रहा है सर, कर्ता कर रहा है। तो वही कर्ता कारक होता है, विभक्ति चिन्ह हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आते हैं, अगला है दोस्तों हमारा कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह जो होती है वो को होती है। कर्म का मतलब होता है क्रिया का संबंध कर्म से होना चाहिए, क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है। विभक्ति चिन्ह देखो इसमें भी नहीं दिया है ना, इसीलिए मैं कह रहा था इसको बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है। कई बार हमें विभक्ति चिन्ह नहीं देते और हम इनको रट के चले आते हैं कि सर कर्ता ने कर्म को करण से अपादान को संप्रदान को अपादान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ऐसे रट के चले जाते हैं और क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। अच्छा चलो इसको भी समझ लेते हैं, कर्म कारक को। राम पत्र पढ़ रहा है, तो राम क्या पढ़ रहा है, पत्र। और पत्र क्या है सर, पत्री तो कर्म है, यहाँ पर पत्र क्या है सर, कर्म है हमारा। और जो पढ़ना क्या है सर, ये क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है सर, कर्म पे पड़ रहा है। सीधी बात हो जाती है यहाँ पे, वही तो हमारा कर्म कारक होता है। हालांकि विभक्ति चिन्ह यहाँ भी नहीं दिया है, विभक्ति चिन्ह यहाँ पर भी नहीं दिया है, लेकिन विभक्ति चिन्ह की संभावना यहाँ पर बन रही है। विभक्ति चिन्ह नहीं दिया है, अगर आप वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो विभक्ति चिन्ह की संभावना है। राम पत्र को पढ़ रहा है ना। तो राम किसको पढ़ रहा है सर, पत्र को पढ़ रहा है। और पत्र क्या है, कर्म है सर। तो जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, क्रिया का फल कर्म पे पड़ता है, वह कर्म कारक होता है। बड़ी छोटी सी परिभाषा, आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी। दोनों क्लियर हो जाते हैं दोस्तों, आपके कर्ता और कर्म कारक क्या होते हैं आप समझ गए। आगे आते हैं, अगला है दोस्तों हमारा करण कारक। क्या है करण कारक, करण का मतलब होता है दोस्तों साधन से, है ना। साधन, इसकी जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से और द्वारा होता है। इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि सर इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, आप इसकी मूल जड़ को समझने की कोशिश करिएगा। तो मूल जड़ क्या है सर करण की, से और द्वारा, किसी के द्वारा। जैसे मैं पेन से लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, तो मैं किस से लिखता हूं, पेन के द्वारा लिख रहा हूं। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है उसमें होता है करण कारक। जैसे ध्यान से समझिए, राम कलम से लिखता है ना, राम कलम से लिखता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो लिखना है वो किससे हो रहा है सर, कर्म से हो रहा है। किससे हो रहा है, लिखने का जो काम हो रहा है किससे हो रहा है, कलम से हो रहा है ना। क्रिया जो संपन्न की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, कलम के द्वारा संपन्न हो रही है यहाँ पर, है ना। कलम नहीं होती तो लिखना संभव नहीं हो पाता यहाँ पर, आप समझ रहे हैं। तो क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है सर, कलम के द्वारा, है ना। और यही तो इसका मूल भाव है। जब कोई काम किसी के द्वारा, मैं बस से स्कूल जाता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं बस के द्वारा स्कूल जाता हूं। किसी साधन का प्रयोग जब करता करता है, किसी साधन का प्रयोग जब करता करेगा तो वहां कर्ण कारक हो जाएगा। बात क्लियर है, ये भी बहुत आसान हो गया सर। चलिए तीनों हमारे क्लियर हो जाते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है दोस्तों संप्रदान कारक। कौन सा आ जाता है, संप्रदान कारक। ये बहुत ध्यान से समझिए, संप्रदान कारक और अपादान कारक दोनों को मैं एक साथ समझा देता हूं आपको, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाता है। दोनों को एक साथ समझिए दोस्तों। यहां से देखिए संप्रदान और यहां से देखिए अपादान। संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए, मतलब कोई चीज किसी के लिए दी जाती है ना। कोई चीज किसी के लिए दी जाती। किसी के लिए क्या मतलब है, तो यहां से समझिए। देखिए संप्रदान, इसका विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है ना। देखिए राम दूध के लिए रोता है, तो रोना क्रिया है ना। किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है ना। किसके लिए रोता है, दूध के लिए रोता है। अच्छा, पिताजी बाजार से बच्चों के लिए फल लाए। पिताजी बाजार से बच्चों के लिए फल लाए, तो किसके लिए लेकर आए, बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए लेकर आए, है ना। अच्छा, इसके अलावा राजा ने प्रजा को वस्त्र बांटे। राजा ने प्रजा को वस्त्र बांटे, तो देने का भाव आ रहा है, मतलब अपनी तरफ से कुछ देने का भाव आ रहा है। तो जहां देने का भाव उठता है, संप्रदान, जहां कुछ प्रदान किया जाए किसी को, कुछ दिया जाए किसी को, वहां कौन सा होता है, संप्रदान कारक होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका उल्टा होता है दोस्तों अपादान कारक। उल्टा नहीं होता है, मतलब इसी के पैरेलल इसको समझेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा। अपादान का मतलब होता है अलगाव। संप्रदान का मतलब किसी को दे रहे हैं, अपादान का मतलब किसी से अलग कर रहे हैं। बात क्लियर है। संप्रदान का मतलब किसी को देने का भाव, अपादान का मतलब किसी से लेने का भाव, किसी से दूर करने का भाव, किसी से दूर हटने का भाव, है ना। जैसे अपादान को समझिए, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा
हिमालय से निकलती है, अर्थात गंगा हिमालय से अलग हो रही है। अलग होने का भाव हो गया ना। अच्छा, अपादान में थोड़ी सी ट्रिक रहती है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ आप अलगाव को ही ना याद रख के चलें कि सर अलगाव होगा, यहाँ पे अलग का भाव निकल रहा होगा, इसलिए हम इसको लगा देंगे। कई बार और तरीके से भी आ जाता है, राम, ऐसे मान के चलें, रामू कुत्ते से डरता है, ऐसे मान लो, कुत्ते से डरता है ना। अब देखिए इस वाले में आप बताइए कि राम कुत्ते से डरता है, किस तरह का कारक होगा यहाँ पर, किस तरह का कारक होगा। तो सीधी बात है सर, जहां डर का भाव होता है, जहां डर का भाव होता है, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो वहां भी अपादान कारक होता है, वहां भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं क्योंकि बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डर का भाव जहां पर होता है ना, जहां भिन्नता होती है, भिन्नता का मतलब समझ, एक चीज दूसरे से अलग हो, यहां तुलना होती है, जहां तुलना होती हो, जहां अलगाव होता हो, जहां अलगाव होता हो, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीजें आपको देखने को किसी वाक्य में मिले तो आपको तुरंत समझना है कि सर यहां पर अपादान कारक है ना। तुलना का भाव, सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, तुलना हो रही है, अर्थात सर अपादान कारक है यहाँ पर। अलगाव, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो रहा है। डर, सीता कुत्ते से डरती है, ऐसे कह सकते हैं। भिन्नता है ना, वह उससे सुंदर है, ये भिन्नता का मतलब भी तुलना से ही होता है, एक दूसरे से अलग जिसको हम देखते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिले वाक्य में, डर, भिन्नता, तुलना या अलगाव, तो आप समझना है आपको कि सर यहाँ पे अपादान कारक है। एक बात होती है। संबंध का मतलब आप समझते हैं, का, की, के, रा, री, रे, है ना। जब ऐसे शब्द आते हैं, एक संबंध दूसरे से दिखाया जाता है यहाँ पर, तब वहां संबंध कारक होता है। यह राम का घर है, यह राम का घर है। अब देखिए राम का घर किससे, घर जो है किससे संबंध दिखा रहा है, सर राम से दिखा रहा है। किससे दिखा रहा है, राम से दिखा रहा है। घर किसका है, राम का है। बात क्लियर हो जा रही है आप लोगों को। अच्छा, वह मेरा पेन है ना, वह मेरा पेन है। तो ये पेन किसका है, मेरा है। पेन किसका है, मेरा। मेरा पेन से सीधा संबंध है। यह गाय राम की है, यह गाय राम की है। तो राम संबंधित, जो गाय किससे संबंधित है, कर्ता से संबंधित है, ठीक है ना। तो जहां एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ जब संबंध दिखाया जाता है तो वहां पर होता है दोस्तों आपका संबंध कारक। बात के लिए है, कोई डाउट की स्थिति नहीं रखती। ये तो बहुत आसान है। संबंध का मतलब का, की, के, रारी, रे जैसे विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, और नहीं भी मिलते हैं ये विभक्ति चिन्ह आपको देखने के लिए, तो आप इनके भाव से समझने की कोशिश करेंगे ना, कि संबंध दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। आप वाक्य को पढ़ते ही समझ जाएंगे। अगला है दोस्तों अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में और पर, में और पर। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, चिड़िया घोंसले में बैठी है, मैं घर पर ही हूं, मैं घर पर ही हूं। तो यहां पर में और पर है ना, कोई चीज किसी पे बैठी होती है, किसी के अंदर होती है, तो वहां पर होता है दोस्तों अधिकरण कारक। कौन सा होता है, अधिकरण कारक। बात क्लियर हो जाती है। बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली मेज पर बैठी है। इस तरह के एग्जाम्पल जब आपको मिलेंगे तो आप समझेंगे सर वहां अधिकरण कारक। चूहा बिल में घुस गया, है ना, किस में घुस गया, बिल में घुस गया, है ना। पर और में, सीधी बात है सर, इसको तो विभक्ति चिन्ह से भी हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए संबोधन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, विस्मय आदि बोधक से समझेंगे आप इसको। किससे समझेंगे, विस्मय आदि बोधक से बड़ी आसानी समझ सकते हैं। संबोधन का मतलब ये होता है हे और अरे। अरे तुम मूर्ख हो, जहां विस्मय आदि चिन्ह आ जाए तो विस्मय आदि चिन्ह देख के आप समझ जाएंगे, है ना। हे राम, अरे तुम तो मूर्ख हो। इस तरह के जो एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो संबोधन में मिलेंगे, और विस्मय आदि चिन्ह आपके पास देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैंने दोस्तों आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक होते हैं बच्चा 8 प्रकार के मेरे भाई, है ना। उसके अलावा संस्कृत में कारक कितने होते हैं सर, 9 होते हैं। हमारे हिंदी में 8 का ही चलन है। हमने 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह देखे क्या होते हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। यूपी पुलिस का जो एग्जाम हमारा लगा हुआ है हाल ही में, उसके लिए हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जब आपको थ्योरी अच्छे से पता होती है किसी चीज़ की, तभी हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाते हैं। विद एग्जाम्पल की हमने चीज़ों को समझ लिया तो हम समझ पाए कि कारक क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम वाच्य, क्योंकि पहला हमारा टॉपिक जो था कारक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा वाच्य। वाच्य के प्रकार,
वाच्य के प्रकार। तो ये दूसरा टॉपिक है हमारा, क्या है, दूसरा टॉपिक है। यहां से समझिए तो सॉरी, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं सर, ना, कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, और नंबर 3 होता है हमारा भाववाच्य। देखिए कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है कि सर इसको रटवाओ, कैसे याद करें, परिभाषा बताओ। जहां कर्ता प्रधान हो, जहां कर्म प्रधान हो, और जहां भाव प्रधान हो, बस यही इसकी परिभाषा है, ठीक है ना। जहां कर्ता प्रधान होगा वाक्य में वो कृतवाच्य होगा, जहां कर्म प्रधान होगा वो कर्मवाच्य होगा, और जहां भाव प्रधान होगा, भाव का मतलब समझ रहे हैं आप, मुझसे चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ये सब भाव होते हैं, ठीक है। वो भाववाच्य हो जाएगा, एक एक करके समझ लो। अच्छा, इसमें कर्ता प्रधान होता है, क्रिया कर्ता के लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदलती है, बहुत कुछ नहीं है इसमें कर्ता प्रधान होता है, इतना आसान तक याद रखना है आपको। क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलेगी, बिल्कुल सीधी बात है, वो तो बदलेगी। इसमें कर्म प्रधान होगा, इसमें भाव प्रधान होगा, ठीक है। भाव का मतलब क्रिया, भाव का मतलब क्रिया। उदाहरण देखते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, तो कृतवाच्य है ये, मतलब कर्ता प्रधान होगा, यहाँ पर किसी काम को कर्ता कर रहा होगा, कर्म नहीं, कर्ता मुख्य भूमिका में होगा। तो देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता क्या है पुस्तक को कौन पढ़ रहा है दोस्तों, तो पुस्तक को पढ़ रहा है वह, है ना। स्कूल कौन जा रहा है, वह, तुम। मैं क्या पढ़ रहा हूं पढ़ता कौन है, मैं पढ़ता हूं। तो सारे काम जो संपन्न किए जा रहे हैं वो कर्ता के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, कर्ता के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा देखिए, इसको कारक के तरह मत देखिएगा दोस्तों, आपके सर आपने वहां तो बताया था पढ़ता कौन है, पुस्तक, तो वह कर्मवाच्य और भाववाच्य वो अलग चीज थी, कर्ता कारक और कर्म कारक वो अलग चीज थी, ये कृतवाच्य और कर्मवाच्य है। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको बिल्कुल भी। यहाँ कर्ता किसी काम को संपन्न कर रहा है, ठीक है ना। पुस्तक पढ़ता है वह, जाता है तुम, पढ़ता है कौन पढ़ता है, मैं पढ़ता हूँ, लिखता कौन है, सीता लिखती है, ऊपर क्या है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा हो जाएगी इसकी, ये एग्जाम्पल नहीं है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसका उलट समझिएगा, मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, ठीक है ना। अब देखिए जो बोल्ड कुछ अक्षर यहाँ पर बोल्ड किए गए, रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, मैंने पानी पिया, मैंने पानी पिया। तो क्रिया देखिए, क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है दोस्तों। यहाँ पर क्रिया जो है किसके अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार। क्रिया क्या है सर, खाना, और रोटी क्या है, कर्म है। तो खाई क्या, रोटी, पिया क्या, पानी, खाई क्या, रोटी, पिया क्या, पानी। तो जो यहाँ पर क्रिया है वो किसके अनुसार बदल जा रही है, कर्म के अनुसार बदल जा रही है। तो यही तो इसका मतलब है। यहाँ पे क्या प्रधान हो गया, तो सर यहाँ पे कर्म प्रधान हो गया। खाया किसको जा रहा है, रोटी को, पिया किसको जा रहा है, पानी को, है ना, पिया किसको जा रहा है, पानी को। तो मतलब मैंने तो कुछ भूमिका ही में नहीं है यहाँ पर। मैंने जो शब्द है यानी कि जो कर्ता है ये किसी भूमिका में नहीं है ना। क्रिया के साथ संबंध इसी का बन रहा है, कर्म का। रोटी खाई जाती है, पानी पिया जाता है, बात क्लियर हो जाती, कोई डाउट वाली स्थिति नहीं है ना। यही तो इसका परिभाषा थी, कर्म प्रधान है इसमें, यानी कर्म क्रिया के साथ बदल रहा है, ठीक है। अच्छा, भाव पे आ जाते हैं। इसमें भाव क्या होता है, इसमें भाव प्रधान होगा, अर्थात भाव का मतलब यहाँ पे क्रिया से लिया गया है। भाव का मतलब किससे है, क्रिया से है। मुझसे टहला भी नहीं जाता, मुझसे टहला भी नहीं जाता, ठीक है ना। तो देखिए टहलना क्या है, क्रिया है, ठीक है ना। टहलना क्या है, क्रिया है, ठीक है। और क्रिया कर्ता कर्म से मुक्त होती है यहाँ पर। इसका मतलब इससे कोई मतलब इसका नहीं होता है, कर्ता से इसका कोई मतलब नहीं होगा क्रिया का, ठीक है ना। क्रिया ही मुख्य तौर पे यहाँ पे भूमिका में होती है। क्रिया ही क्या होती है यहाँ पे, मुख्य रूप से भूमिका में रहती है। टहलना, यहाँ से देखिए दोबारा से, मुझसे टहला भी नहीं जाता, ठीक है। राम से बैठा भी नहीं जाता, मेरे द्वारा हंसा जाता है, ठीक है, मेरे द्वारा हंसा जाता है। तो इस तरीके से आप बड़े अच्छे से कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझ चुके हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर आपको नहीं आएगी। जब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से आप देखेंगे कि क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। आगे आते हैं थोड़ा सा, अब आ जाते हैं दोस्तों वाक्य भेद के ऊपर। क्या आ जाते हैं, वाक्य भेद के ऊपर। यहां से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावना रहती है दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की, ठीक है ना। चलिए तो हम यहां से देखते हैं पहले वाक्यों को रचना के आधार पे, वाक्यों को देखते हैं हम रचना के आधार पे, ठीक है। अच्छा,
वाक्य को हम दो तरीके से बांटेंगे दोस्तों। नंबर 1 बांटेंगे रचना के आधार पे और नंबर 2 बांटेंगे अर्थ के आधार पे, ठीक है। तो यहां से जो हम वाक्य भेद को पढ़ने वाले, पीछे हमने शब्द भेद पढ़ा था क्लास 2 में, जो पढ़ा था शब्द भेद पढ़ा था, शब्द भेद को हमने अच्छे से पढ़ा था, इसीलिए हम आज वाक्य भेद पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो वाक्य देखिए क्या होता है, समझिए दोस्तों इसको। रचना के आधार पे वाक्य जो होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के बताए हमने? 3 प्रकार के बताए। सर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है बच्चा सरल वाक्य। क्या होता है? सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। अभी हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखनी है तो मेरी जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस पढ़ी हैं, जो मैंने फॉरेस्ट गार्ड के लिए पढ़ाया था, उसमें देखना मैंने वाक्य भेद को बहुत ध्यान से पढ़ा है, एक एक वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ा है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य बनते कैसे हैं, फिर उपवाक्य की मदद से हम मिश्रित वाक्य को कैसे तैयार करते हैं। यहाँ पर हम इनके ऊपर की कुछ चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझ में सब आ जाएगा, समझ में सब कुछ आ जाएगा। वाक्य और उपवाक्य अगर आप समझते हैं, देखिए वाक्य जो होता है एक पूरा अर्थ स्पष्ट करता है, उपवाक्य जो होता है वो पूरा अर्थ अपना स्पष्ट नहीं कर पाता है, वो एक आश्रित वाक्य होता है, किसी दूसरे वाक्य के साथ जुड़कर अपना अर्थ दे सकता है। मेरी बात समझ गए आप? वाक्य जो होता है वो अपने आप में अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है, लेकिन उपवाक्य जो होता है वो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता, उसे किसी दूसरे वाक्य की जरूरत पड़ती है पूरा करने के लिए, ठीक है ना। जैसे यहां पे एक ले लेता हूं, राम घर गया और उसने खाना खाया, खाना खाया। तो इसको देखना। अब देखिए ये तो हो गया दोस्तों एक वाक्य, राम घर गया, वाक्य पूरा हो रहा है, राम घर गया, उसने खाना खाया। लेकिन ये जो वाक्य है दोस्तों, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है। तो इसको एक और वाक्य की जरूरत पड़ेगी, एक संयोजक की जरूरत पड़ेगी, तब इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो पाएगा। राम घर गया और उसने खाना खाया, राम घर गया और उसने खाना खाया। तो इस तरीके से दोस्तों मिश्रित वाक्यों का हम निर्माण करेंगे। एक उपवाक्य को दूसरे आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं, तब हम एक मिश्रित वाक्य को तैयार करते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों सरल वाक्य क्या होते हैं। तो सरल वाक्य क्या होते हैं दोस्तों, यहां पे आपको थोड़ा सा विधेय और उद्देश्य के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विधेय क्या होता है सर, और उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। देखिए सरल वाक्य जो होता है दोस्तों, उसमें एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। एक ही विधेय, विधेय का मतलब होता है कर्ता और उद्देश्य का मतलब क्रिया से होता है यहाँ पर, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको यहाँ पर। यहाँ देखिएगा संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों से, अच्छा ये इसकी परिभाषा देखिए। अब यहां से समझिए, सरल वाक्य है, सरल वाक्य में क्या होता है, मैंने बताया आपको एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। एक ही क्रिया होगी इसमें और एक ही कर्ता होगा, बाकी आपको ध्यान नहीं देना है। राकेश पढ़ता है, राकेश पढ़ता, ये अपना एकदम से अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं, अपना अर्थ एकदम से ही स्पष्ट कर देते हैं, इसमें किसी भी संयोजक शब्द की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। अब राकेश क्या है सर, करता है, और पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो मैंने बताया था राकेश करता है, पढ़ना क्रिया है, हम राकेश को विधेय कह देते हैं बाकी की भाषा में, और जो क्रिया है उसको उद्देश्य कह देते हैं। कि क्लियर हो जा रही है बात आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर विधेय किस उद्देश्य से किसी काम को कर रहा है, तो राकेश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो एक ही क्रिया और एक ही कर्ता, अर्थात इन वाक्यों में एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होता है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ जाता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये कर्ता और क्रिया के बारे में, ये विधेय और उद्देश्य, ठीक है। लेकिन इस तरह से जब आता है तो आप सोचते हैं सर ये कर्ता तो पढ़ा था हमने, लेकिन ये विधेय और उद्देश्य कहां से आ गया। अच्छा सरल वाक्य बहुत आसान है, अपना अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है, आसान होते हैं। अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयुक्त वाक्य दो सरल वाक्यों को मिलाकर बनाए जाते हैं। दो सरल वाक्यों को किसी संयोजक के साथ जोड़ते हैं। संयोजक क्या हो सकते हैं, और हो सकता है, एवं हो सकता है, अथवा हो सकता है, अतएव हो सकता है। इनसे जब दो सरल वाक्य जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य को हम कह देते हैं संयोजक, संयुक्त वाक्य। क्या कह देते हैं हम, संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो देखिए दो सरल वाक्य किस संयोजक के साथ जुड़ेंगे, या तो और के साथ जुड़ सकते हैं, या तो और के साथ जुड़ सकते हैं, एवं के साथ जुड़ सकते हैं, या के साथ जुड़ सकते हैं, अतः के साथ जुड़ सकते हैं, फिर भी के साथ जुड़ सकते हैं, तो के साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो के साथ जुड़ सकते हैं, किंतु के साथ जुड़ सकते हैं, पर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ संयोजक शब्द हैं
जिनसे मिलकर के एक संयुक्त वाक्य तैयार होता है, दो सरल वाक्यों को मिलाने से। कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह सुबह गया, अब देखिए एक वाक्य दोस्तों यहां पे खत्म हो गया, और शाम को लौट आया। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। दोनों ही वाक्यों में दोस्तों आप देख रहे होंगे सरल वाक्य हैं दोनों ही वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। दोनों वाक्यों में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, अर्थात एक ही क्रिया और एक ही कर्ता है। तो जुड़ा किसके साथ है सर? ये मेन चीज आप देखेंगे इसको, सर ये और के साथ जुड़ा है। और क्या है? संयोजक है। किस में से उठाया है सर? जो हमें दिए गए हैं संयोजक, इन्हीं की मदद से हम जोड़ेंगे। इसके अलावा और किसी संयोजक से अगर कोई वाक्य जुड़ रहा है, अगर ये जुड़ता की के साथ, किसके साथ जुड़ जाता? की के साथ जुड़ जाता, तब ये संयुक्त वाक्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर ये संयोजक शब्द नहीं है संयुक्त वाक्य को जोड़ने का। संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाला संयोजक नहीं है ये, ठीक है ना, ये कहीं और ले जाएगा हमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि संयुक्त वाक्य का जो संयोजक होते हैं, जिनसे संयुक्त वाक्य का निर्माण होगा, वो कुछ इस प्रकार हैं: और, एवं, या, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, पर के साथ अगर जुड़ेगा तभी वो क्या है? संयुक्त वाक्य है। अच्छा, अब देखते हैं दोस्तों मिश्रित वाक्य को। मिश्रित वाक्य को देखिए दोस्तों यहां से ध्यान से। मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य, देखिए ध्यान दीजिएगा परिभाषा, मुख्य और एक गौण उपवाक्य होता है ना, एक मुख्य और एक गौण उपवाक्य होता है, तथा ये वाक्य देखिए इन संयोजक से जुड़े होते हैं कि जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जहां, वहां, जिधर आदि शब्दों से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप देख लेना, मैं इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब ये तो हो गया दोस्तों एक मुख्य वाक्य। मुख्य वाक्य क्यों कह रहे हैं सर आप इसे? मुख्य वाक्य इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि अब इसके साथ ही ये संयोजक जुड़ेगा तभी ये वाक्य कंप्लीट होगा। जब तक इनमें से कोई संयोजक नहीं जुड़ेगा तब तक ये वाक्य अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अब देखिए हमने लगा दिया कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ये भी एक मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है। क्यों सर? जैसे शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि इसका क्या मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि इसका क्या मतलब है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते की संयोजक के साथ एक मुख्य वाक्य, एक गौण वाक्य, या इस वाक्य को हम उपवाक्य भी कह सकते हैं, है ना। जब किसी विशेष संयोजक के साथ ये जुड़ते हैं तो वो मिश्र वाक्य में बदल जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपको यहां तक। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, अब हम वाक्यों को कुछ और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। उद्देश्य और विधेय, जिसका मैंने बताया था कि वाक्य के अंग होते हैं ये, है ना, जो कि मैंने आपको पीछे ही क्लियर कर दिया था। देखिए जिसके कर्ता के बारे में कुछ कहा जाए, जो क्रिया के बारे में कुछ कहता है। मतलब विधेय का मतलब क्रिया से है और उद्देश्य का मतलब आपका कर्ता से है। उद्देश्य का मतलब कर्ता से, कोई अलग बात नहीं है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है ना, तो राम पढ़ता है, हमने ये पीछे भी देखा था कि राम क्या है? उद्देश्य हो गया, पढ़ना क्या है? विधेय हो गया, यानी क्रिया जो होगी वो विधेय हो गई। बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई गई है। तत्व होते हैं कुछ हमारे पास, वाक्य के तत्व होते हैं। ठीक है ना, वाक्य के अंदर योग्यता होनी चाहिए, मतलब वाक्य के अंदर इतनी योग्यता होगी वो अपना अर्थ स्पष्ट कर सके। मेल होना चाहिए शब्दों के बीच में, ऐसा ना हो कि कोई शब्द कहीं कोई शब्द कहीं है। क्रम होना चाहिए, सभी शब्द क्रम से लगे होने चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा का मतलब आपने थोड़ा पढ़ा तो पूरा वाक्य पढ़ने की जिज्ञासा आपके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, निकटता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि शब्द एक शब्द यहाँ लिख दिया और एक शब्द 1 फीट दूर जाके लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्थकता होनी चाहिए, क्या जो वाक्य लिखा गया उसको कितना सार्थक है। तो ये तत्व होते हैं वाक्य के। क्या होते हैं? तत्व होते हैं। कई बार पीसीएस, आरओ, यारो जैसी परीक्षाओं में जब क्वेश्चन बनाता है वो, तो यहां से क्वेश्चन बना देता है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं पूछ लेगा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि सर योग्यता होती है, मेल होता है, क्रम होता है, जिज्ञासा, निकटता और सार्थकता होती है। वनडे एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा शब्द के, वाक्य के कितने अंग होते हैं। यूपी पुलिस जैसे वनडे एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाएगा वो वाक्य से, अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो पूछ लेगा वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो आप बताएंगे सर 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। हायर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाएगा तो पूछ लेगा वाक्य के तत्व कितने होते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताता हुआ चल रहा हूं, जिससे कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
उस एग्जाम में आप बिल्कुल फिट बैठ जाएं, ठीक है ना। आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो ये बात क्लियर हो जाती है सर। वाक्य के भेद में क्या देखा हमने सर, अंग भी देखा और तत्वों को भी देखा यहाँ पर। चलिए वाक्य का वर्गीकरण कर लेते हैं दोस्तों, हम वाक्य का वर्गीकरण कर लेते हैं। चलिए यहां से आ जाते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों को हमने 3 प्रकार से देखा है दोस्तों। अभी रचना के आधार पर वाक्यों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार हमने देख लिए थे पीछे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है सर इनको, ठीक है सर। शॉर्ट में मैंने इसका एक चार्ट बना दिया जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स बनाना चाहें तो ऐसे करके बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको लिखा है, बाकी डिटेलिंग तो मैंने आपको इसको पीछे ही कर दी थी। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, हम वाक्यों को अर्थ के आधार पे भी बांटते हैं। वाक्यों को अर्थ के आधार पे भी बांटते हैं। तो वाक्य को अर्थ के आधार पे हम 8 प्रकार से बांटते हैं। वाक्य को अर्थ के आधार पे हम 8 प्रकार से बांटते हैं। 8 प्रकार सर कौन कौन से? नंबर 1 साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम विधानवाचक भी कह देते हैं, विधानवाचक भी कह देते हैं। दूसरा होता है हमारा निषेधवाचक, है ना। तीसरा होता है हमारा आज्ञावाचक, ठीक है। चौथा हो गया हमारा इच्छावाचक। पांचवा हो गया हमारा, पांचवा हो जाएगा हमारा विस्मयवाचक। छठा होगा हमारा प्रश्नवाचक। सातवां होगा हमारा संदेहवाचक। आठवां होगा हमारा संकेतवाचक। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको तुरंत बताना है कि सर 8 प्रकार के होते हैं। कई बार क्या करेगा वो, आप लोगों से एक दे देगा आपको वाक्य, पूरा दे देगा वाक्य, ठीक है ना। अब जैसे ये वाक्य दे दिया, अब समझिए कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आप क्वेश्चन वाक्य दे करके पूछ ले तो क्वेश्चन को हमें कैसे बनाना है। अब देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूं, वाक्य ये अच्छा सॉरी, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम स्टडी करो। ये एक पूरा वाक्य है। अब इसमें क्या करेगा वो, किसी एक शब्द को पकड़ेगा, इतने को पकड़ेगा, है ना, और अंडरलाइन कर देगा। अब पूछेगा बताइए इसमें कौन से प्रकार का वाक्य है, और 4 विकल्प होंगे, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक या प्रश्नवाचक। अगर आपने इस तरीके से पढ़ रखा होगा तो आप बता देंगे नहीं आऊंगा सर, निषेध हो रहा है, बात को मना किया जा रहा है, नहीं का प्रयोग हो गया, अर्थात ये निषेध हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप समझ गए कि क्वेश्चन वाक्य देकर वो कैसे बना सकता है। डायरेक्ट तो बनाएगा ही बनाएगा, पूछ लेगा अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 होते हैं सर। वाक्य देकर बनाए तब भी हम बता देंगे सर, अब तो तुम स्टडी करो, इसको अंडरलाइन कर देगा। अब पूछ लेगा बताइए दिए हुए वाक्य में रेखांकित लाइनों में कौन वाक्य का कौन सा प्रकार है, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार होगा, सीधा पूछेगा। आप सोचेंगे सर तुम स्टडी करो, हमने तो सर इस तरीके से कहीं पढ़ा, हम तो 8 प्रकार के सीधा पढ़ के आए। तुम स्टडी करो, यहाँ पे आज्ञा देके गया है, वो क्या देके गया है, आज्ञा दे करके गया है। तो आज्ञावाचक का भाव निकल के आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, आज्ञावाचक का भाव निकल के आ रहा है। इस तरीके से अगर एग्जाम्पल से देगा तो आप समझ जाएंगे ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो हमने 3 टॉपिक का रिवीजन दोस्तों बहुत कम समय में कर लिया है। इसके आगे एक और सूचना आप लोगों को देनी थी, क्योंकि परीक्षा में आपके बहुत कम समय बचा हुआ है। आज 8 तारीख यानी कि 8 फरवरी तो हो ही गई है। क्या हो गई है, 8 फरवरी आज हो गई है, ठीक है ना। तो जितना हो सके दोस्तों उतना आप रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। 10 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है ना। अब इस 10 दिन में हमने क्या किया है, एक हमारे जीएस वाले सर को आप भली भांति जानते होंगे, जिनका नाम CS सर है ना, चंद्रशेखर सर। बात क्लियर है। जो आपको लगातार जो लगातार आपको यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, एक नई सीरीज निकाली है, 10 डेज पर डे एक प्रैक्टिस सेट, है ना, पर डे एक प्रैक्टिस सेट। और उन प्रैक्टिस सेटों में दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को रखा गया है, मतलब काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है वो, और वो सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो विभिन्न यूपी की परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है। जैसे RO ARO हो गया, RO ARO में जो 1 लीनियर क्वेश्चन आते हैं उनको उठाया गया है। PCS में जो 1 लीनियर क्वेश्चन आते हैं उनको उठाया गया, क्योंकि पेपर का लेवल इस बार आप देख रहे होंगे हर बार बढ़ के ही आ रहा है ना, क्योंकि आदमी का IQ हर साल बढ़ता जा रहा है, तो पेपर सेट करने वाला भी पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज कर ही देता है हर साल। तो सर क्या कर रहे हैं कि आज उनका एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, है ना। तो हर दिन उनका एक GS का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसी के साथ साथ भूगोल के 210 क्वेश्चन की
पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी, मतलब पूरे क्वेश्चन मिलेंगे, फिर उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम और एनपीसी गुरुकुल एप्लीकेशन से मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हिंदी के मैंने 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं जो कि 10 दिन लगातार आपके चलेंगे। कितने बजे चलेंगे दोस्तों? शाम को 7 बजे तक आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, और संभव हो सकेगा तो दोस्तों ये क्लास आपकी लाइव होने वाली है, ठीक है ना। सर का 8 बजे से आपको मिल जाया करेगा जीके का लाइव, और मेरा मिल जाया करेगा 7 बजे से आपको। तो 10 दिन दोस्तों आप हमारे साथ रहिए। प्रैक्टिस सेट आप कहीं लगा रहे हैं, तैयारी आप कहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे इन 10 प्रैक्टिस सेट को लगा के जाइए, आपको 100% दोस्तों परीक्षा में फायदा होने वाला है। इन 20 प्रैक्टिस सेट को लगाइए और फिर पेपर दे के आइए, फिर हमें बताइए कि सर आपने जो पढ़ाया उसमें से तो कुछ फंसा नहीं, ठीक है ना। 100% फंसेगा दोस्तों, क्योंकि हमने मटेरियल ही इसमें ऐसा डाला। और मुझे तो आप भली बातें जानते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड आदमी हूँ, है ना। इससे पहले यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर था, ईपीएफओ में वर्तमान में कार्यरत हूँ, है ना। फॉरेस्ट गार्ड वालों का पढ़ाने का अनुभव मेरे पास है। पिछली बार मैंने पूरा भली भांति फॉरेस्ट गार्ड वालों को बैच कंप्लीट किया है, आप लोग जानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे फॉरेस्ट गार्ड को पढ़ाते हुए देख चुके हैं। अंतिम सूचना है दोस्तों, आप हमारे एनपीसी गुरुकुल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसी के साथ साथ इसी नाम से हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।